हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं विनोद सर कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर वन शॉट रिवीजन। जी हाँ, जैसे मैंने साइंस के अंदर आपको कंप्लीट कराया था, ठीक उसी तरह से मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं टॉप डिफरेंसेस भी बताऊंगा आपको, 25 मैं वर्क भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपके लिए 4 मार्क्स क्वेश्चन भी इसी के अंदर ऐड है। मतलब एक परफेक्ट सेशन चल रहा है और परफेक्ट पीडीएफ फाइल है, और इस पूरी पीडीएफ फाइल को मैं एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस वन शॉट रिवीजन में। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट, इसको लिखा गया पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? फोर्थ लिखा हुआ व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? फिफ्थ लिखा हुआ व्हाट इज मैटोनिज्म। मैटोनिज्म आखिर क्या है? किस कंट्री के अंदर इसको फॉलो किया जाता है? नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताना है। क्वेश्चन 6 है डिफाइन एथनिक और रेशियल ग्रुप। 7 है व्हाट इज कोalition गवर्नमेंट, और 8 पर लिखा हुआ व्हाट इज सिविल वॉर। सिविल वॉर आखिर क्या होते हैं? ये दो नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अपनी जो तैयारी है उसको तैयारी करते रहिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को फोकस सबसे ज्यादा कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर 2 के अंदर फेल्डिंग में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फेल्डिंग, राइट डाउन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेल्डिंग। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया था। मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, राइट अबाउट इट। 1992 के अंदर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? राइट डाउन द सम बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में से कुछ बेनिफिट बताना है। 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल। स्टेट और सेंट्रल के अंदर आकर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया। भारत में फेडरल सिस्टम सक्सेस कैसे हुआ? 3 रीजन तो आपको कम से कम करने हैं, साथ में फेडरल सिस्टम है उसके कुछ फीचर्स बताने हैं। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन है फैमिली लॉ क्या होते हैं? जेंडर डिवीजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज कम्युनिज्म, और क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है व्हाट इज सेक्युलर गवर्नमेंट और सेक्युलरिज्म। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चैप्टर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको बता दूं इनमें से पहले 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब हम बात करें कि इसके अंदर, तो इसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ 2 नंबर के दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज एन एलियंस, व्हाट इज एफिडेविट, 2024 में पूछा गया है। एफिडेविट क्या है? कोई पॉलिटिकल लीडर हुआ करता है, वो जब चुनाव के लिए खड़ा होता है तो एक शपथ पत्र भरता है, उसी शपथ पत्र के अंदर वो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है, वही एफिडेविट होता है। एलियंस क्या है ये भी आपको करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, साथ में वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, सम सजेशंस, कुछ सलाह दीजिए फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्मेशन के लिए। चैप्टर 5 की बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटरशिप, राइट टू आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्सेज यू हैव फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। सरकार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आखिर कहां से मिलेगी? व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए हम बात करते हैं वो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट लिखा हुआ है, चैप्टर 1 डेवलपमेंट, उसमें लिखा व्हाट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? डिफाइन करना है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इनकी डेफिनेशन लिखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। उसके बाद व्हाट इज द रीजन फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर कम क्यों है, इसका रीजन आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें लिखा हुआ है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम बात करें कि 2 नंबर के क्वेश्चन की, तो व्हाट आर सेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर।
तीनों करने हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको दो दो एग्जाम्पल करना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को आखिर क्यों प्रेफर किया जाता है एम्प्लॉइज के द्वारा, क्या बेनिफिट होता है, एक्सप्लेन करना है। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद मनरेगा या नरेगा 2005, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है आपको। 2 ways टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों के अंदर आखिर रोजगार कैसे जनरेट हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल फ्रॉम वन ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज। एक एग्जांपल एक अर्बन से और दूसरा रूरल एरिया से देना है। व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आखिर क्या होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड क्रेडिट। इसमें से पहले 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म, व्हाट इज द मनी और करेंसी, व्हाट इज चेक, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ चेक, व्हाट इज वाटर सिस्टम, write down their limitations, what is credit or loan, write down advantage and disadvantage। उसके बाद what is collateral आखिर क्या है, और उसके बाद लिखा what is the basic idea behind SHG for the पुअर पर्सन के लिए SHG, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, अपने शब्दों में उसको डिफाइन करना है। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी, आखिर बैंक इनके बीच में कैसे मीडिएट का काम करती है, जहां पर सरप्लस मनी हुआ करता है और एक ऐसा पर्सन जिसको मनी की डिमांड ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, आखिर वे कौन से तरीके हैं जहां पर आरबीआई बैंक्स का सुपरविजन करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड स्मॉल फार्मर्स, वो कह रहे हैं कि बैंक छोटे किसानों को और मजदूरों को आखिर लोन देना पसंद क्यों नहीं करती है, रीजन बताना है। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, भारत में जो फॉर्मल सोर्सेज हुआ करते हैं क्रेडिट के, यानी जो बैंक सेक्टर होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, और उसको क्यों एक्सपांड करना चाहिए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ द मनी, मनी है उसके फंक्शंस बताने हैं, कम से कम 3 फंक्शन जरूर करके जाएं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। 2022 में पूछा गया, फिर सप्लीमेंट्री में आया, फिर 2023 में पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज हेल्प कंपनीज, लेबर लॉज हुआ करते हैं मजदूरों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उनमें हल्का सा लचीलापन लाया गया, और उससे आखिर एमएनसी कंपनी और नॉर्मल कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, एक्सप्लेन करना है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट है हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, व्यापार में और इन्वेस्टमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हुआ करती है उनमें लिबरलाइजेशन करते हैं, यानी टैक्स को कम या फ्री कर देते हैं, उसका ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पर क्या डिफरेंस आता है, ये एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर एमएनसीज, एमएनसीज क्या होती है, एग्जांपल याद करके जाएं भाई, और साथ में इंडियन एमएनसीज कौन सी हैं वो भी याद करके जाएं, 2023 में पूछा गया है। राइट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत में ग्लोबलाइजेशन के आपको पॉजिटिव यानी बेनिफिट्स बताना है, साथ में नेगेटिव इंपैक्ट यानी उससे कुछ लॉस हुआ है वो भी बताना है। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने, 2023 सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। ये जो चैप्टर है इसके बारे में आपको बता दूं कि चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स, इसमें देखा जाए तो जो बेसिकली ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए था, लेकिन पिछली साल इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग, 2022 में पूछा गया। एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कोपरा 1986 से अप्लाई किया गया, क्या रीजन था। व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया, भारत में कंज्यूमर्स को एम्पावर देने के लिए, शक्ति देने के लिए सरकार आखिर क्या कर पा रही है। उसके बाद हाउ कंज्यूमर अवेयरनेस हेल्प इन कंट्रोलिंग एनार्की और हेल्पफुल कंजप्शन, हार्मफुल कंजप्शन, वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस कैसे किया जाए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन मार्केट के अंदर ना हो पाए। लिखा हुआ है मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के कुछ अधिकारों को आप बताइए। उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस वेज बाय व्हिच पीपल मे बी एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, देखो हम मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल, कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण हो रहा है।
चलिए इकोनॉमिक्स के बाद में जियोग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। यहाँ पर एक खासियत है कि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिए, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल मैंने टॉप 15 के नाम से अलग से कर दिए हैं। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मैं आपको बता दूं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं अपलोड करने वाला हूं एमपी बोर्ड स्टडी जोन बाय विनोद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप वहां से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके यदि आप आंसर चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसकी परीक्षा मंत्र टेस्ट सीरीज और परीक्षा मंत्र पूरी की पूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ आंसर दोनों उसके अंदर मिलेंगे, उसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप अपने परम मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी आपके कलीग्स हुआ करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सबको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज। सिंपल सा क्वेश्चन, रिसोर्सेज क्या है, एग्जांपल लिखनी है। एजेंडा 21 क्या है, प्रिंसिपल्स लिखना है। लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, साथ में लिखा हुआ राइट द नेम्स ऑफ 3 सॉइल्स ऑफ इंडिया विद देयर रीजंस एंड 1 फीचर ऑफ ईच। भारत के अंदर 3 तरह की जो सॉइल हुआ करती है उनके रीजन बताने हैं, उनके कुछ फीचर भी बताने हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इन हिल एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों पर सॉइल को कंट्रोल करने के तरीके कौन से हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर 2 के अंदर से देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो अक्सर इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, है ना, ये वैसे ध्यान रखें। यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट शॉर्ट नोट्स फ्रॉम जेएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फ्लोरा और फौना दोनों खत्म हो रहे हैं, रीजन बताना है। हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष के अंदर वो वन और वन के अंदर रहने वाले वन्य जीव, इन दोनों को आखिर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिटीज के बारे में बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, भारत के अंदर कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हुआ करते हैं वो आपको समझाना है। 2023 और 24 में पूछा गया। राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बेनिफिट क्या है, इनके इंपोर्टेंस क्या है, ये पिछली साल आया वो क्वेश्चन है और 2024 में पूछा गया। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये बहुत ही बेहतरीन 3 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद है चैप्टर 3, चैप्टर 3 है उसमें वाटर एंड देयर रिसोर्सेज, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 1 नंबर का है जी। चैप्टर 4 साथ में लिखा हुआ एग्रीकल्चर। अब चैप्टर 4 में से देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन, एक्सप्लेन 5 डिफरेंट, 5 नहीं लिखना, 4 प्रॉपर्टीज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, उसके बारे में बताना है। वाई व्हाट नेम जूमिंग एग्रीकल्चर इज डन, जूमिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। ढेर सारे नाम है, वो नाम लिखने अलग अलग जगह पर, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ सोशल साइंस के अंदर जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करें, पढ़ने के बाद ढंग से समझें कि आखिर इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, उससे कनेक्टेड आंसर आप लिख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपने याद किया वो 2 नंबर के आंसर के हिसाब से, लेकिन वो 3 नंबर में आ गया, तो कैसे लिखें। उसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो 2 नंबर के हिसाब से उसको लिख दें और उसके बाद अब क्या जोड़ेंगे इस आंसर में जिससे वो 3 नंबर के हिसाब से हो जाए, तो उससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा है जो सही है उसी को हम उसके अंदर जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हिली एरियाज के अंदर आखिर कौन सी मेथड यूज की जाती है, केवल नाम लिखा है, तो यहाँ नाम पूछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ है तो नाम लिखें और उसके साथ साथ में उसको डिस्क्राइब भी करें, तब वो 3 नंबर का होगा। चलिए हम बात करते हैं कि 2 ही प्रॉपर्टी पूछी है, कॉमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया, उसके साथ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, साथ में टाइप्स लिखे हुए हैं कि टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर सीजन, यानी रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में। उसके बाद कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2022 में पूछे गए। मिलेट्स क्या होते हैं, 2022 में एग्जाम्पल भी करना है। 2024 में क्वेश्चन आया कि बिवरेज क्रॉप्स क्या होती हैं, उनकी जगह पे कंडीशन बताना है। व्हाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में से पूरा मैप वर्क है, इसके लिए मैंने टॉप 25 मैप वर्क आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसी के अंदर लिखे हुए वो है ना, और मैंने इंस्टा पर भी वो अपलोड किए हैं और इसके साथ साथ मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो अलग से बनाया है, उसमें मैंने
ये 25 जितने भी मैप वर्क हैं वो सब के सब मैंने उसके अंदर समझा दिए हैं, आप उसको भी आसानी से देख सकते हो। चलिए बात करते हैं चैप्टर 6 की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आखिर क्या होती हैं। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा था, अक्सर इनमें से 2 नंबर का आता है। इंडस्ट्रीज ऑनरशिप के बेस पर कौन सी है, उसके बाद इंडस्ट्रीज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पर कौन सी है, कॉटन इंडस्ट्री क्या होती है, 2 नंबर का अलग से पूछा था, एग्जांपल साथ में याद करें, व्हाट आर कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इस तरह से अलग अलग पूछा जाता है। एनी 2 और 4 फैक्टर्स इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कहां पर खोला जा सकता है, क्या तरीके होना चाहिए, मार्केट नजदीक होना चाहिए, मजदूर है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वहां पर कुछ लिबरलाइजेशन होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, और उसको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लाइट और वाटर की उपलब्धता बहुत अच्छी होना चाहिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं वो आपको लिखने हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही हम कहते हैं मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही हम नाम देते हैं मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, इसीलिए 2024 में ये किस नाम से पूछा गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नाम बदला गया मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, ये 2024 में पूछा वो क्वेश्चन है। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, एनी 2 मेजर्स फॉर स्टॉपिंग वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसको रोकने के कोई 2 उपाय आपको बताने हैं 2022 में सप्लीमेंट्री में। टू इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से आखिर कौन से 2 बुरे प्रभाव पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, साथ में बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है एग्जांपल बताने हैं, साथ में हाउ डू इंडस्ट्री पोल्यूट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को आखिर इंडस्ट्री कैसे पोल्यूट करती है ये भी आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड, व्हाट आर नेशनल हाईवेज, आपने एनएच लिखा हुआ देखा होगा, NH 44 NH 17 है ना, तो NH का मतलब नेशनल हाईवे, 2 नंबर का क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, PMGSY, उसके बारे में लिखना है। पवन हंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया, अटल टनल, इसके बारे में लिखना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। और इसमें से कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आजकल, वो मैंने आपको अलग से दे दिए, याद रखिए वो 4 नंबर क्वेश्चन मैंने इसके अंदर नहीं लिए, परीक्षा मंत्र के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन अलग से कर दिए। चलिए हम बात करते हैं सबसे लास्ट पोर्शन जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, नेशनल में यूरोप, नेशनल में यूरोप से देखा है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है आजकल पूछा जा रहा है। देखो व्हाट हु वाज फ्रेडरिक सोरियू, फ्रेडरिक सोरियू कौन थे, फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट आखिर क्या होते हैं, यूटोपियन या यूटोपिक विजन क्या होता है, प्लेबिसाइड क्या है, जैकोबिन क्लब का मतलब क्या है, एथनिज्म का मतलब क्या है, जॉल वेरिन आखिर क्या होता है, यंग इटली के बारे में बताना है, स्लैब्स क्या होते हैं, ये 2 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए अब हम मूव करते हैं चैप्टर 2 पर, नेशनल इंडिया, और नेशनल इंडिया के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बॉयकॉट का मतलब क्या है, पिकेट का मतलब क्या होता है, और पिकेट के बाद में लिखा हुआ है कि हु वर कॉल्ड द इंडी नेचर लीवर्स, इंडी नेचर लीवर्स आकर किसको कहा जाता है। उसके बाद है बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के अंदर बरदौली तालुका के अंदर हुआ था, सफल हुआ था बिल्कुल। उसके बाद है व्हेन एंड वेयर वाज द एम ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड, पूर्ण स्वराज को कब और कहां स्वीकार किया गया ये है। और उसके बाद है 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉर्न लॉ क्या है, वीटो पावर क्या है, टैरिफ क्या होता है, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए सिल्क रूट क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार को आखिर इंडस्ट्रियल वार क्यों कहा गया, सिल्क रूट आखिर किस नाम से, सिल्क रूट का मतलब क्या है। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन द कमिंग ऑफ रिंडर पेस टू अफ्रीका, बहुत ही सिलेक्टेड 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन्स बताना, 2022 में पूछा गया। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन, ट्रेड गिल्ड क्या है, स्टेपलर, फ्लोर, कार्डिंग क्या होते हैं, गिल्ड्स क्या होते हैं, लंदन को ही आखिर फिनिशिंग सेंटर क्यों माना जाता है, स्पानिंग जेनी का मतलब क्या है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। उसके साथ ब्रिटेन, एक्सप्लेन वुमन वर्कर्स इन द ब्रिटेन अटैक्ड इन द स्पिनिंग जेनी, ब्रिटेन के अंदर जो महिलाएं काम कर रही थी, मजदूर थी, उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन पर आक्रमण क्यों कर दिया, अटैक क्यों किया। जमशेदजी जीजू भाई कौन है, जॉबर्स क्या होते हैं, साथ में गुमास्ता का मतलब क्या है, द्वारकानाथ टैगोर का मतलब क्या है, फ्लाई शटल का मतलब क्या है, व्हाई डिड द वुमन वर्कर्स इन ब्रिटेन, ये तो लिखा ही है, वहां पर मैंने
यहाँ पर दिया था आपको, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आखिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पूरे भारतवर्ष में प्रोडक्शन क्यों बढ़ता गया। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर की हम बात करें तो सबसे पहले लिथोग्राफी, वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या है, अलमनेक यानी पंचांग क्या होता है, चैप बुक्स क्या होती हैं, डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है, टेवरंस, बल्लाड यानी गाथा गीत 2022 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओलामा फतवा का मतलब क्या है, कंपोजिटर, और गैले का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुटनबर्ग का मतलब क्या है, इसका प्रिंट रिवॉल्यूशन में क्या योगदान है। दो रिजल्ट आपको बताने हैं, प्रिंट कल्चर का आखिर इफेक्ट क्या रहा, हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रिंट कल्चर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा। शॉर्ट नोट्स बताना, व्हाट यू नो अबाउट गुटनबर्ग प्रेस, वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना है, और उसके साथ में लिखा हुआ है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर द प्योर पीपल इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष के अंदर 19वीं शताब्दी में गरीब लोगों पर आखिर इस प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा। हाउ द प्रिंट कल्चर असिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इंडिया। प्रिंट कल्चर से आखिर पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रवाद के उदय में और राष्ट्रवाद को आखिर कैसे सपोर्ट मिला, ये क्वेश्चन थे। चलिए हम बात करते हैं सबसे लास्ट चैप्टर जो इस बार जुड़ा है भाई, सब ध्यान से सुन लें, ये चैप्टर पुरानी किताबों के अंदर नहीं है। ये चैप्टर जो नई किताब जो 2026 की इस वर्ष की जो किताबें हैं उसके अंदर है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने जो किताबें खरीदी हैं वो पिछली साल की थी, उसके अंदर ये चैप्टर नहीं है। और ध्यान से चैप्टर को करके जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी इसके पूछे जाएंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए मैं बात करता हूँ चैप्टर 6 हिस्ट्री में। आपकी बुक के अंदर 5 चैप्टर होंगे, 6वां चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, इमोर्टल सैक्रिफाइस। 2 नंबर के क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द पैट्रियट खाजा नायक ऑफ बड़वानी। बड़वानी के अंदर जो खाजा नायक थे उनके बारे में बताना है। वाइवर, संघवी एंड सैंधवा घाट, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मराठा, राजपूत एंड ब्रिटिश। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आखिर मराठा और राजपूत और ब्रिटिश के लिए कौन था, क्यों था, आखिर किस जगह को कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब बहुत सारे मराठा और राजपूत राजा थे और ब्रिटिशर अंग्रेज थे, वो आखिर यहाँ पर क्यों आए, संघवी और सैंधवा घाट को ही सेंटर क्यों माना गया। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ में देखा जाए तो फैसिलिटी भी थी, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी। राइट अबाउट द गढ़मंडला, मेन सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश इन द रिवॉल्यूशन 1857। 1857 के अंदर रिवॉल्यूशन की जो क्रांति हुई थी, मध्य प्रदेश के गढ़मंडला, मध्य प्रदेश से गढ़मंडला, गढ़मंडला है जबलपुर में, आखिर उसको सेंटर क्यों माना गया। एक्सप्लेन अबाउट राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में आपको बताना है, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, करके जाएं भाई। अब मैं बात करता हूं आपसे उन क्वेश्चनों की, ये तो परीक्षा में पूरा खत्म हो गया। टॉप 15 वे क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं वो बोर्ड पर है, आप इन्हें देख लें। आप देखेंगे चैप्टर 2 से मैंने लिए नेशनल इंडिया से। टॉप 15 में सबसे पहले लिखा हुआ इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का प्रभाव क्या रहा। उसके बाद है एक्सप्लेन करना आइडिया ऑफ सत्याग्रह, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जलियांवाला बाग मैसकर, इसके बारे में लिखना है। भारत माता की इमेज और जर्मनी की इमेज है, उसके बारे में कंपेरिजन करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है और इसके आने की पॉसिबिलिटी मुझे मेरे हिसाब से है 4 नंबर में पूछा जा सकता है। Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorate? अलग से निर्वाचन व्यवस्था बनाई जाए दलितों के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जिनको बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, तो उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में लिखना है पूरा। साथ में लिखना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का क्या योगदान था, 2024 में पूछा गया, सिलेक्टेड है। 4 रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल इन इंडिया, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके बारे में लिखना है आपको 4 कारण। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से आता है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में 4 रीजन्स है, वो आपको करना है। अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में रेल ट्रांसपोर्ट के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। उसके साथ में डिस्क्राइब द सी पोर्ट्स लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, ये आपको करना है।
भारत के ईस्ट कोस्टल रीजन के अंदर कौन कौन से समुद्री बंदरगाह हैं वो करने हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, ये रीजन आपको करने हैं। 4 नंबर के हिसाब से लिखना है, इसलिए याद करें तो 4 नंबर के हिसाब से ही याद करें, इनका आंसर थोड़ा सा बड़ा होता है। और रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट में 4 डिफरेंस बताना है, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में। और इसके साथ में डिस्क्राइब एनी 4 मेजर प्रॉब्लम्स, 4 ऐसी समस्याओं के बारे में बताना है जो रेलवे नेटवर्क को लगता है कि इस समय पर रेलवे ट्रैक हर जगह नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि कुछ समस्याएं हुआ करती हैं, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह हुआ करती है, वह नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो क्वेश्चन है इनकी खासियत है कि इनमें कभी प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं, डिफरेंस करके जा रहे हैं प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, है ना। तो आप डिफरेंस जहाँ कर रहे हैं, जहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं, वहां पर प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से करना। अब देखो यहाँ पर टॉप 25 मैप वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं, 25 आपको दिए हुए मैप वर्ग, ये सिलेक्टेड है, 4 नंबर में पूछे जाते हैं और मैप के और में मैप ही आता है। चलिए, अजमेर, कोरबा, टालकर, मुंबई हाई, हजीराबाग, बेलाडेला, मारमागांव, रावतबाटा, काकरापारा, कलपक्कम, कैगा, सतपुड़ा, इन्नौर, लक्षद्वीप, बालाघाट, रानीगंज, विजयपुर, दिल्ली, गोवा, एचबीजे पाइपलाइन, नामरूप, टूटीकोरिन, नेवेली, डिगबोई और अंकलेश्वर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इसमें से भी कुछ कम कर दें, तो मैं आपको बता दूं कि कौन से तो करने ही पड़ेंगे। कोरबा है, टालकर है, उसके बाद बेलाडेला है, रावत बाटा, काकरा पारा, कलपक्कम, उकेगा, ये तो पूछे ही जाते हैं, समझ लो 4 में से एक तो मिली गई। इन्नौर, उसके बाद रानीगंज, ये देखिए विजयपुर, उसके साथ एचबीजे पाइपलाइन, ये तो करना है, नामरूप करना है, टूटीकोरिन, नेवेली, डिगबोई, अंकलेश्वर, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं टॉप 10 डिफरेंसेस की। टॉप 10 डिफरेंसेस में सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, करके जाएं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। क्या रीजन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेहतरीन माना जाता है, तो डेमोक्रेसी वाले पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर। क्या रीजन है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, तो डिफरेंस में जो पॉइंट आप इसमें लिखोगे उसको आप यहाँ क्वेश्चन के आंसर में लिख देना। उसके बाद है कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस, खादर और बागर में डिफरेंस, सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर डिफरेंस, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में डिफरेंस आपको करने हैं। टॉप 10 डिफरेंस हैं। चलिए, ये डिफरेंस हो गए और उसके साथ में आपके टॉप 25 क्वेश्चन भी हो गए और 25 मैप वर्क भी हो गए और उसके साथ में 15 टॉप आपके क्वेश्चन भी हो गए। इस पूरी पीडीएफ फाइल को मैं अपलोड करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ इसी से जुड़े रहिए। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।